Hello everyone, my name is Kiran Jangid and I welcome you all at Engineers Group. देखो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल हमारी यूनिट का नाम है उसमें, ठीक है। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वाटर कंटेंट, ठीक है, और कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, एंड उसको किस तरीके से पिक्नोमीटर की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आज जो इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है सॉइल के रेफरेंस में, कि कितने इजीली आप उस सॉइल के साथ काम कर पा रहे हो, ठीक है। द रिलेटिव ईज विद विच अ सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी जो है सॉइल की वो क्या है, सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में ये जो हम लिमिट्स अभी डिफाइन करेंगे वो वर्क नहीं करती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी का वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अटरबर्ग ने कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मैं ब्रीफ कर रही हूँ, पूरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अटरबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंसिस्टेंसी लिमिट्स का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने 4 कंसिस्टेंसी स्टेजेस दी, ठीक है। 4 कंसिस्टेंसी स्टेजेस दी, कौन कौन सी, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। और जिस लिक्विड जिस वाटर कंटेंट पर कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या है, ये वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, कि जिस वाटर कंटेंट पर सॉइल एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरे स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी पे मूव कर जाएगी या एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरे स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी की तरह बिहेव करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उस वाटर कंटेंट को, पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। स्टार्ट करें, कैसे इसको हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उस बारे में, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द रिलेटिव ईज, मतलब कितना आसानी से उस सॉइल के साथ आप काम कर सकते हो, रिलेटिव ईज with which the soil can be deformed, soil can be deformed, ठीक है। ये तो हो गई, ये मतलब डेफिनेशन हो गई। फिर इसकी बात करें तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है, ये हम जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है। 75 माइक्रोन से छोटे जो भी पार्टिकल होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है फाइन ग्रेन सॉइल के, दैट इज क्ले और सिल्ट, ठीक है। ये किन सॉइल्स के लिए डिफाइंड है, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइंड है। और फाइन ग्रेन सॉइल्स क्या होती हैं, जिनका पार्टिकल साइज जो है 75 माइक्रोन से कम हो, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, क्ले और सिल्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बेसिस पर हम ये बोलते हैं कि सॉइल हमारी फर्म है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ consistency, the soil is classified as, soil can be classified as soft और stiff, ठीक है। अब ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज गिवन बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज गिवन बाय अटरबर्ग, ठीक है। अटरबर्ग ने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया है, एंड अटरबर्ग ने 4 स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी दी है। he defined 4 stages
4 stages of consistency, 4 stages of consistency. फर्स्ट हमारी है सॉलिड, सेकेंड इज सेमी सॉलिड, थर्ड इज प्लास्टिक एंड द फोर्थ वन इज लिक्विड. ठीक है, ये 4 स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी अटरबर्ग ने डिफाइन करी हैं, जिनको हम इस ग्राफ की हेल्प से अभी समझेंगे. ठीक है, अब कौन से वाटर कंटेंट पर. ठीक है, कंसिस्टेंसी इज basically related to the water content and the particular water content at which the behavior at which soil moves from one stage of consistency to another stage is termed as consistency limit. ठीक है, मैंने क्या लिखा, देखो अटरबर्ग ने सबसे पहले तो ये ग्राफ दिया है, अपने को कर्व दिया है इस तरीके का. इस कर्व के बेसिस पर अटरबर्ग ने क्या बोला कि कोई भी सॉइल जो है उसमें 4 स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी हो सकती है. फर्स्ट स्टेज क्या बोली, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, प्लास्टिक एंड लिक्विड. अब देखो, अगर स्टेजेस 4 है अपने पास, तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जिस मॉइस्चर कंटेंट पर हमारी सॉइल मूव कर रही है वो कितनी होगी, वो होगी 3. श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट. ठीक है, लिख लेते हैं इसको. कंसिस्टेंसी लिमिट, he defined 3 stages, 3 consistency limits. फर्स्ट है हमारी श्रिंकेज लिमिट. बेसिकली कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या है, श्रिंकेज लिमिट जैसे मैंने कहा, तो ये एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट है. वाटर कंटेंट को हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल w से. ठीक है, और इसके सबस्क्रिप्ट में s लिख रहे हैं जो कि श्रिंकेज लिमिट को डिनोट करता है. सेकेंड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है हमारी प्लास्टिक लिमिट, उसको हमने लिखा है WP से. ठीक है, ये हमारी क्या है, प्लास्टिक लिमिट है. और वाई एक्सिस पे हमने क्या बताया, हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है वॉल्यूम ऑफ सॉइल को. तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को चेंज करते हैं, वाटर कंटेंट को वेरी करते हैं, वैसे वैसे हमारी सॉइल की वॉल्यूम में किस तरीके से चेंज आ रहा है. ये हमारा बेसिक एम है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल पढ़ने का. ठीक है, एंड थर्ड हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है, लिक्विड लिमिट. ठीक है, WL. अब हम ये डिफाइन करेंगे कि ये लिमिट्स होती क्या है. तो फर्स्ट से स्टार्ट करें. जैसे मैंने अगर कहा लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट का मतलब है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल आइदर सॉइल हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल मूव्स फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी इज टर्म्ड एज हमारी क्या, लिक्विड लिमिट. डिफाइन कर लें इसको हम. लेट्स से लिक्विड लिमिट को सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं. ठीक है, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट at which
soil has a tendency to flow, ठीक है, सॉइल क्या करने लग जाए, फ्लो करने लग जाए, या फ्लो की टेंडेंसी हो सॉइल की, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, और it is the minimum, it is the water content at which soil moves from plastic stage of consistency to liquid state, ठीक है। कौन सी वाटर कंटेंट जिसपे हमारी सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड या लिक्विड से प्लास्टिक, और वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें हैं ना, और वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लिक्विड से प्लास्टिक हो रही है या प्लास्टिक से लिक्विड हो रही है, दोनों केस में इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो लिक्विड लिमिट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है किस केस में, फाइन ग्रेन सॉइल के केस में, ठीक है। लिक्विड लिमिट जितनी ज़्यादा होगी हमारी सॉइल की फ्लो की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे जो फाइन ग्रेन सॉइल होती हैं उनकी लिक्विड लिमिट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब सैंड की जो लिक्विड लिमिट होगी वो कम होगी कंपेयर टू क्ले एंड सिल्ट। लिख लेते हैं इसको नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट लिखो। जनरली द लिक्विड लिमिट WL लिख सकते हैं ना अपन ऐसा, इज ग्रेटर फॉर क्ले एंड सिल्ट when compared to सैंड, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी सैंड के कंपैरिजन में। अब दूसरी हम बात करें, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसको हमने किससे डिनोट किया है, VL से डिनोट किया है। और जैसे जैसे वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे वाटर कंटेंट WL था तो वॉल्यूम हमारी VL थी, इसको क्या बोलते हैं, वटरबर्ग चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम प्लास्टिक लिमिट में पहुँचे तो हमारी क्या है, सॉइल की वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गई। वैसे ही हम श्रिंकेज लिमिट पे पहुंचते हैं तो हमारी वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो नोट करने लायक है, हम अगर इससे नीचे, मतलब इससे नीचे श्रिंकेज लिमिट से नीचे वाटर कंटेंट को डिक्रीज करते हैं तब भी हमारी सॉइल में क्या है, तब भी हमारी सॉइल में कोई भी वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे जब हम श्रिंकेज लिमिट लिखेंगे। तो अभी क्या है कि एक चीज़ और लिखनी है हमारी, एक चीज़ और क्या लिखनी है, एट लिक्विड लिमिट all soils possess a minimum shear strength that is approximately 2.7 kilonewton per मीटर स्क्वायर। सारी सॉइल्स के पास एक मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ होगी एट लिक्विड लिमिट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगी, जो कि मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ठीक है। इनका डिटर्मिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इनको डिटरमाइन करेंगे। अभी सिर्फ हम लिमिट्स को डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। इसको डिनोट किया है हमने WP से। प्लास्टिक लिमिट का क्या मतलब है, देखो वो वाटर कंटेंट जहाँ पर हमारी जो सॉइल है वो एज अ प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द वाटर कंटेंट, द मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम
water content at which the soil behaves as a plastic material is called the plastic limit of soil। ठीक है, वो वाटर कंटेंट जिसपे हमारी सॉइल, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे हमारी सॉइल एज ए क्या प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करे। और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और it is the water content at which the soil moves from semi-solid to plastic stage एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में जाएं या सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में आए, वो जो लिक्विड मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं WP से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन आती है हमारी। वो ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि जो हमारी क्ले और सिल्ट है उनकी जो प्लास्टिसिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, वो प्लास्टिक इन नेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है उनका। ठीक है, तो उस केस में क्या है, उसको हम कंपेयर करें अगर सैंड से, तो उनकी क्या है, सैंड की प्लास्टिसिटी कम होती है। आप बोल सकते हो कि मतलब नेग्लिजिबल प्लास्टिसिटी होती है सैंड की। ठीक है, तो कुछ नोट पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। नोट, पहला नोट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ सैंड the difference between liquid limit and plastic limit is very small। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का कि सैंड में, मतलब आप पानी ऐड कर रहे हो, अगर मॉइस्चर कंटेंट ऐड कर रहे हो, तो उसमें जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का गैप है वो बहुत ही छोटा आएगा। मतलब वो सॉइल प्लास्टिक होगी क्या, वो प्लास्टिक नेचर में बिहेव भी नहीं करेगी, वो फ्लो करने लग जाएगी अगर आप वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस these have negligible plasticity characteristics। ठीक है, मतलब प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। बट silt and clay have high liquid limit and low plastic limit, which means having higher level of plasticity। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि हमारी जो सैंड है उसमें लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो एज अ नॉन प्लास्टिक मटेरियल हमारी सैंड वगैरह एक्ट करती है। जबकि हम बात करें अगर क्ले और सिल्ट की, तो इनके लिए जो लिक्विड लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्लास्टिक लिमिट बहुत कम होती है। जो दोनों के बीच का गैप है, मतलब लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक लिमिट बहुत कम है, तो ये गैप जो है ये बहुत सारा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक नेचर में जिस रेंज ऑफ वाटर कंटेंट में वो एज ए प्लास्टिक मटेरियल बिहेव कर रही है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने अगर कहा कि लिक्विड लिमिट ज़्यादा है किसी सॉइल की, अगर लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो क्या मतलब है कि वो सॉइल ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। ठीक है,
लिक्विड लिमिट अगर ज़्यादा है तो वो सॉइल हाईली कंप्रेसिबल होगी। एक नोट पॉइंट यहाँ भी लिख लो आप, है ना, यहाँ इसी में लिखना उसको, हायर इज द लिक्विड लिमिट मोर कंप्रेसिबल सॉइल, मोर कंप्रेसिबल सॉइल। ठीक है, इतना सा नोट पॉइंट लिख लो लिक्विड लिमिट में। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें, सैंड मिक्स करें सिल्ट और क्ले में, मतलब हम एक नॉन प्लास्टिक सॉइल को प्लास्टिक सॉइल में मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है वो हम लिखते हैं नेक्स्ट। इसको नोट डाउन करो आप लोग। ओके, मैं बोल रही थी कि अगर हम लोग क्या करें, नॉन प्लास्टिक सॉइल में प्लास्टिक सॉइल मिक्स करें या प्लास्टिक सॉइल में नॉन प्लास्टिक, मतलब क्ले और सिल्ट में हम सैंड मिक्स करें, तो उसका इन लिमिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नोट पॉइंट में ही आप कंटिन्यू करो। व्हेन सैंड क्या है, दैट इज नॉन प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, is mixed with clay or silt, that is plastic soil, then plasticity index, हम आगे पढ़ेंगे ये, है ना, plasticity index क्या होता है, of soil decreases। ठीक है, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा क्या होता है, कैसे वो डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन प्लास्टिक सॉइल में प्लास्टिक सॉइल मिक्स करते हैं तो जो प्लास्टिक सॉइल है उसकी प्लास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। मतलब क्या है कि उसकी प्लास्टिक लिमिट बढ़ जाती है, लिक्विड लिमिट कम हो जाती है। ठीक है, सिंस इट्स plastic limit increases, plastic limit increase हुई and liquid limit decreases, मतलब मिक्सिंग का इफेक्ट क्या हुआ कि ये डिक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई, तो ओवरऑल में जो प्लास्टिक नेचर है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारी लास्ट यहाँ पर कंसिस्टेंसी लिमिट बची थी, दैट इज श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट थर्ड, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इसको हम डिनोट करते हैं WS से। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट वो मैक्सिमम डिक्रीज इन वाटर कंटेंट है जिससे नीचे अगर वो आप वाटर कंटेंट डिक्रीज करते हो तो हमारी सॉइल की वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आप वॉल्यूम डिक्रीज की, आपने वाटर कंटेंट डिक्रीज किया मतलब वाटर इवोपरेट हुआ तो यहाँ आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो क्या होता है, हमारी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाती है, इसके बाद कोई वॉल्यूम में वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, और इसको आप क्या बोल सकते हो एक तरीके से और, कि इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब ये वो वाटर कंटेंट है जिस पर हमारी सॉइल के सारे वॉइड्स जो हैं वो वाटर से फिल्ड होंगे। इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो ना तो हमारी सॉइल किस स्टेज में होगी, सुपर सैचुरेटेड। यहाँ लिख लेते हैं हम, ये जो रेंज है जो मैंने ब्लैक से मार्क की है, यहाँ हमारी सॉइल होगी सुपर सैचुरेटेड स्टेट में। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप जाओगे तो हमारी सॉइल क्या होगी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। एक तरीके से और हम श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं, देखो कैसे, वो वाटर कंटेंट जहाँ पर हमारी सॉइल जो है सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी से सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी पे मूव कर जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम श्रिंकेज लिमिट बोलेंगे। लेट्स डिफाइन फर्स्ट, इट इज द मैक्सिमम
decrease in water content below which any further decrease won't lead to decrease in volume of soil, or it is the minimum water content at which the soil is fully saturated, ठीक है, मतलब S इज इक्वल्स टू 1। और एक और डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है, वो डेफिनेशन क्या है, और इट इज द वाटर कंटेंट at which the soil moves from solid to semi-solid stage of consistency and vice versa, ठीक है। तो हमारी श्रिंकेज लिमिट की ये 3 डेफिनेशंस हो गई। पहली में हमने बोला कि ये वो वाटर कंटेंट है जिससे कम अगर आप डिक्रीज करते हो, मतलब आप डिक्रीज करते करते जा रहे हो, मैक्सिमम डिक्रीज यहाँ तक आप कर सकते हो वॉल्यूम में। इसके नीचे अगर आप वाटर कंटेंट डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम में कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ये वो स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी है या वो वाटर कंटेंट है जहाँ पर हमारी सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहेगा। इससे अबाव वाटर कंटेंट पर हमारी सॉइल जो है वो सुपर सैचुरेटेड रहेगी, और यहाँ हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब थर्ड मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वो मैंने ये बताई कि ये वो वाटर कंटेंट है जिस पर हमारी सॉइल जो है सॉलिड से सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी पे मूव कर रही है। ये हमारी बात हो गई इस कर्व से रिगार्डिंग जो भी अटरबर्ग ने लिमिट्स दी थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहेगा अगले लेक्चर में वो रहेगा कि इन लिमिट्स को हम डिटरमाइन कैसे करें, क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करें हम ये लिक्विड लिमिट्स, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट जो रह जाता है, इस कर्व को हमने आइडियलाइज किया है। देखो ये जो स्ट्रेट कर्व आ रहा है ये आइडियलाइज्ड कर्व है, जो एक्चुअल कर्व बनता है जो रेड से मैंने मार्क कर रखा है वो हमारा क्या बनता है, एक्चुअल कर्व, ठीक है। और अजम्पशंस हम क्यों लेते हैं, ताकि हम चीज़ों को आसान बना सकें। तो हमने यहाँ अजम्पशन लिया है कि ये कर्व एकदम स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, अदरवाइज just repeat the video, watch it again and have a nice day.